नमस्कार, स्वागत है आपका वर्ल्ड ऑल टुगेदर पे। और प्राकृतिक आपदाएं, इनसे कभी कोई बच नहीं पाया है। देखा जाए तो कहीं न कहीं से जब भी प्राकृतिक आपदाएं आई हैं तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में धन का कह लें या जनजीवन का कह लें या देश का, जिस देश में भी आई हैं उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो प्राकृतिक आपदाएं जो हैं किसी न किसी तरह से मनुष्य को हर तरह से कमज़ोर कर देती हैं और देश की अर्थव्यवस्था कह लें या देश का जो सामाजिक ढांचा है, ये आर्थिक ढांचा है, इन सभी चीज़ों को नष्ट कर देती हैं। तो इसमें भी हाल में ही एक भूकंप आया जो कि जिसका सेंटर नेपाल में था और उससे प्रभावित जो हुआ वो इंडिया भी हुआ। तो क्या रीज़न है कि इस तरह के भूकंप आते रहते हैं और आते कहीं और हैं और प्रभावित बहुत दूर दूर के शहर भी होते हैं। तो इसी पे एक विस्तृत परिचर्चा है। आइए देखते हैं कि किस तरह से भूकंप आते हैं, यानी अर्थक्वेक बनने के रीज़न क्या हैं और कौन से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अर्थक्वेक जो थे, जो पास्ट में आ चुके हैं और रिचर स्केल पे उनकी तीव्रता करीब करीब 9 से ऊपर नापी गई। तो इस पे एक फोकस करते हैं और आइए देखते हैं कि कौन कौन से देश थे या कौन कौन सी जगह थी और किस ईयर में इस तरह के भूकंप आए और कितनी हानि। भूकंप आने का सबसे आम कारण है प्लेट टेक्टोनिक्स है। पृथ्वी की सतह टेक्टोनिक प्लेटों से बनी हुई है जो हर साल जो है, यानी हर ईयर, हर वर्ष जो है कुछ सेंटीमीटर की दर से चलती रहती है। जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं या अलग होती हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं या एक दूसरे से डिटैचमेंट उनका होता है, एक दूसरे के पास से गुजरती हैं, तो उनके किनारों पर तनाव पैदा होता है। यह तनाव समय के साथ बढ़ता जाता है, यानी इस पे ऊर्जा निकलती है और तनाव जो होता है बढ़ता जाता है। अंततः एक बिंदु पर पहुंच जाता है, यहाँ पर चट्टानों को तोड़ देता है और भूकंप पैदा होता है। तो एक बड़ा रीज़न है कि टेक्टोनिक प्लेट्स का आपस में जुड़ना या दूर होना। ज्वालामुखी विस्फोट से भी भूकंप आ सकते हैं, ये भी एक कारण बन सकता है। जब ज्वालामुखी फटता है तो मैग्मा और गैसें पृथ्वी की सतह से निकलती हैं, जिससे कि कंपन होता है और यह कंपन भूकंप का रूप ले सकता है। और कई जगह इस तरह के भूकंप आए भी हैं, यानी देखा जाए पास्ट में तो ज्वालामुखी के फटने से बहुत से देशों में भूकंप आए भी हैं। कुछ मानवीय गतिविधियां भी हैं भूकंप का कारण जो बनती हैं, जैसे खनन करना, बड़ी मात्रा में एक्सकेवेशन करना, चट्टानों को पृथ्वी से निकाल लेना, मिट्टी को पृथ्वी से निकाल लेना, और पृथ्वी की सतह में ये असंतुलन पैदा कर देता है जिससे भूकंप आ सकता है। और बड़े बांधों का निर्माण करते हैं जिससे कि भूकंप आने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि बांध जो होते हैं वो पानी का भारी वजन जो है पृथ्वी की सतह पर डालते हैं, क्योंकि बांध पानी को रोकते हैं और बहुत बड़ी एरिया में पृथ्वी पे एक वजन बढ़ता है। परमाणु परीक्षण को ले लें तो ये भी भूकंप का कारण बन सकते हैं, क्योंकि परमाणु जो एटॉमिक बम होते हैं उनके विस्फोट से भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और पृथ्वी की सतह में कहीं न कहीं से ये हलचल मचा देती है। तो देखा जाए तो एक रीज़न है ये सारे भूकंप आने के, और ये लगातार होते चले आ रहे हैं, इसलिए भूकंप की संख्या भी बढ़ती जा रही है। एक प्राकृतिक आपदा बन गया है जिससे बचा नहीं जा सकता है, लेकिन भूकंप से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कुछ न कुछ जो है उपाय किए जा सकते हैं जिससे कि नुकसान कम हो, धन की, जन की, अर्थ की, सभी की। उदाहरण के लिए देखा जाए तो जो भूकंप जहाँ ज़्यादा आते हैं उन इलाकों में इमारतों को जो अर्थक्वेक से सुरक्षित तरीके हैं उस हिसाब से यदि बनाया जाए तो लोगों को भूकंप के दौरान जो है नुकसान का सामना कम करना पड़ेगा। और इसके बारे में यदि लोगों को शिक्षित किया जाए, एजुकेटेड किया जाए, तो मान के चलिए कि भूकंप आने से धन जन की हानि कम होगी। आइए अब उन कुछ जगहों पे नज़र डालते हैं कि पास्ट में किन जगहों पे बहुत तेजी से भूकंप आया, बहुत ज़्यादा तीव्रता वाले भूकंप आए और बहुत ज़्यादा धन और जन की। 1906 में 1906 में चिली के वालडिविया में 9.5 तीव्रता का भूकंप आया था। यह चिली में अब तक का दर्ज किया गया सबसे शक्तिशाली भूकंप है और दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली भूकंपों में से एक है। भूकंप का केंद्र वालडिविया शहर के पास था और इसका जो एरिया जहाँ फैला, ये करीब करीब 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक फैला था। अब आप सोच सकते हैं भूकंप का सेंटर कहाँ था और 1000 किलोमीटर दूर तक ये फैला। भूकंप से एक सुनामी भी आई, निश्चित रूप से समुद्र के किनारे का शहर है, सुनामी भी आई और 25 मीटर यानी करीब 82 फीट ऊंची तक जो है लहरें आई। और सुनामी ने चिली के तट के साथ व्यापक क्षति की और प्रशांत महासागर के अन्य देशों को भी प्रभावित कर दिया, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका को ले लें, जापान ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें, ये सारे देश शामिल थे जहाँ की भूकंप और सुनामी से ढेर सारा नुकसान हुआ। भूकंप और सुनामी में इस करीब करीब 6000 लोग मारे गए और 2 मिलियन लोग बेघर हो गए। इससे बुनियादी ढांचे में कह लें, संपत्ति कह लें, जन की कह लें, धन की कह लें, अरबों डॉलर का कह लें, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। निश्चित रूप से बहुत ही तीव्रता का भूकंप था। दूसरा भूकंप आया 2004 के आसपास, हिंद महासागर, इसे कहते हैं बॉक्सिंग डे सुनामी।
कहा जाता है कि बॉक्सिंग डे सुनामी था। 26 दिसंबर 2004 को स्थानीय समय 7:58 पे ये भूकंप आया था। और उत्तरी सुमात्रा कह लें, इंडोनेशिया के पश्चिमी तटों में कह लें, और केंद्र इसका जो था सुमात्रा के आसपास, इंडोनेशिया के आसपास था। और करीब करीब जो है 9.1 से 9.3 मेगाहर्ट्ज की तीव्रता इस पे महसूस हुई थी। भूकंप में वर्मा प्लेट और भारतीय प्लेटों के बीच, पहले भी मैंने बनाया, टेक्टोनिक प्लेट्स जो आपस में जब लड़ती हैं तो आता है। तो यहाँ पे ये रीजन था, एक सुनामी उत्पन्न की जिसमें करीब करीब 14 देशों के तटीय क्षेत्रों पे जो लोग बसे हुए थे, 14 देश, वो लोग प्रभावित हुए, और करीब करीब 2 से 2.25 लाख लोग मारे गए, यानी उनकी जान चली गई। तो इतिहास में दर्ज सबसे घातक सुनामी और भूकंप में से एक ये माना जाता है। सोच सकते हैं कि 9.1 से 9.3 मेगाहर्ट्ज के आसपास का यदि भूकंप आए तो कितना ज़्यादा हो सकता है। 30 मीटर ऊंची लहरें उठी उसमें। 30 मीटर का मतलब करीब 100 फीट ऊंची लहरें उठी, और इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप में सबसे अधिक प्रभाव इसका पड़ा। तो एक बड़ा सुनामी था, और अनुमानतः सिर्फ इंडोनेशिया और सुमात्रा में ही करीब करीब 1.5 लाख लोग मारे गए। अन्य देश जो सुनामी से प्रभावित हुए थे उनमें श्रीलंका था, भारत था, थाईलैंड था, म्यांमार था, बांग्लादेश था। ये सारे, मालदीव, सोमालिया, सारे देश जो थे कहीं न कहीं से प्रभावित हुए थे, और काफ़ी लोग यहाँ पे मारे गए थे। तो देखा जाए तो ये भी एक बड़ा भूकंप था जिसने कि काफ़ी ज़्यादा त्राहिमाम मचाया। 1964 के आसपास तीसरा भूकंप आया था, 1964 के आसपास अलास्का में, जिसमें ग्रेट अलास्का भूकंप और गुड फ्राइडे भूकंप के रूप में जाना जाता है। जैसे 27 मार्च 1964 को सुबह 5:36 पे आया था अलास्का के प्रिंस विलियम्स साउंड क्षेत्र में, और 9.2 मेगाहर्ट्ज तीव्रता के साथ आया था। यह उत्तरी अमेरिका में दर्ज किया गया सबसे शक्तिशाली भूकंप था, और दुनिया में अब तक का जो है, कह सकते हैं कि दूसरे नंबर का, इसके पहले 9.5 का चिली में आया था, और दूसरे नंबर पे 9.4 का ये जो था शक्तिशाली भूकंपों में से एक था। भूकंप का यदि केंद्र देखा जाए तो कॉलेज फियोर्ड के मुहाने के आसपास था, और 10 किलोमीटर पूर्व में था। और भूकंप से करीब करीब 200 के आसपास लोग मारे गए, और $3.5 अरब का नुकसान हुआ। तो इतना बड़ा नुकसान जो है इस छोटे से एक भूकंप से हुआ, और भूकंप के कारण करीब करीब 970 किलोमीटर की एरिया प्रभावित हुई। यानी सेंटर आप देखिए, सेंटर से 970 किलोमीटर दूर जो है लोग प्रभावित हुए, और ज़मीनों में 60 फीट तक जो है गड्ढे बन गए, कह सकते हैं, भूकंप आने से। और इसके साथ साथ सुनामी भी इसमें आए, और अलास्का और प्रशांत महासागर के अन्य देशों के जो तटीय क्षेत्र थे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, वहाँ पर तबाही बहुत ज़्यादा मची। तो इस तरह के भूकंप जो थे बहुत ज़्यादा लोग देशों को प्रभावित करते रहे। तो 1964 का अलास्का का भूकंप है, इसने भूकंप विज्ञान और सुनामी चेतावनी प्रणालियों के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी इसके बाद लोगों ने खोज करना शुरू किया कि किस तरह से भूकंप को हम पहले समझ सकें, और किस तरह से उसको रोकने या किस तरह से उससे बचने का उपाय कर सकें, और किस तरह से बिल्डिंगें बनाएं कि लोग जो है कम से कम नुकसान का साथ। 2011 में ठोकू जो था, भूकंप और सुनामी, जिसे ग्रेट ईस्ट जापान भूकंप और सुनामी के रूप में भी जाना जाता है। तो 11 मार्च 2011 को जापान के ठोकू क्षेत्र में आया था ये भूकंप, और भूकंप की जो तीव्रता थी वो रिक्टर स्केल पे 9 मेगाहर्ट्ज के आसपास नापी गई थी। और जापान में देखा जाए तो सबसे शक्तिशाली ये भूकंप था, जापान में दर्ज किया गया। और भूकंप के केंद्र से निकली सुनामी की लहरें जो थी वो 30 मीटर ऊंची थी, यानी करीब करीब 100 फीट ऊंची थी। उन्होंने जापान में, कह सकते हैं कि, व्यापक रूप से तबाही मचाई, और तटीय क्षेत्रों को कहीं न कहीं से संपूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया। भूकंप और सुनामी से करीब करीब 16,000 लोग मारे गए, और करीब करीब 2,500 लोग के आसपास सुनामी की लहरों में लापता हो गए। इस आपदा ने जापान की बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त किया, और एक जापान को काफ़ी पीछे ढकेल दिया। यानी कह सकते हैं कि जो उसने तरक्की की थी वहाँ से उसने उसको काफ़ी पीछे ढकेल दिया। और भूकंप में फुकुशिमा जो परमाणु संयंत्र में था, यानी एटॉमिक एनर्जी जो केंद्र था इनका, वहाँ भी दुर्घटना उससे हुई भूकंप से। और परमाणु जो प्रदूषण था वो आसपास के क्षेत्रों में फैल गया। यानी इतना ज़्यादा खतरनाक था ये भूकंप, जिसने कि लोगों को रेडियो एक्टिविटी से भी जो है दो चार कराया। तो इस भूकंप और सुनामी ने जापान के इतिहास में सबसे घातक प्राकृतिक आपदा में से एक इसको सिद्ध किया, और इसने देश के को गहराई से प्रभावित किया, और दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार होने के लिए वो एक तरह से कहते हैं संचेत किया कि नहीं, आप तैयार हो जाइए। प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो किसी की नहीं है, और हर तरह से यदि आप अति करेंगे तो निश्चित रूप से ये कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं को दुर्व्यवस्था। 4 नवंबर 1952 को रूस के कामाचटका पेनिनसुला में के तट पे 9 मेगाहर्ट्ज के आसपास के तीव्रता का एक भूकंप आया। यह रूस में अब तक दर्ज किया गया सबसे ज़्यादा शक्तिशाली भूकंप था।
अभी आप देख रहे हैं कि 6 और 7 के ही भूकंप आ रहे हैं रिक्टर स्केल पे, तो काफ़ी नुकसान हो रहा है। 9 मेगाहर्ट्ज़ के भूकंप जो है बहुत ज़्यादा नुकसान करते होंगे निश्चित रूप से। तो कामचटका में दर्ज किया गया भूकंप जो है पाँचवां सबसे शक्तिशाली भूकंप में से एक था। भूकंप के केंद्र से निकली सुनामी की लहरें करीब करीब 50 मीटर ऊपर तक गई थी, यानी करीब करीब 150 फीट। उन्होंने कामचटका पेनिनसुला और कई आइसलैंड जो वहाँ के आसपास के थे उनको तबाह कर दिया। भूकंप और सुनामी से लगभग 10,000 में से 15,000 लोग मारे गए और उतने ही लोग करीब करीब लापता हो गए। तो देखा जाए तो इस तरह के भूकंप जो हैं एक बड़ी आपदा उत्पन्न करते हैं और भूस्खलन पैदा करते हैं, दरारें पैदा करते हैं, और भूकंप के बाद कई महीनों तक जो है ऐसे इलाकों में जहाँ भूकंप आए रहते हैं उसके झटके महसूस होते रहते हैं, क्योंकि प्लेटें जो है कहीं ना कहीं से एक दूसरे के साथ एडजस्ट होना चाहती हैं और एक दूसरे पे कहीं ना कहीं से एडजस्ट होके एक दूसरे को कहीं ना कहीं से हिलाती रहती है। तो देखा जाए ये जो 5 भूकंप थे ये अभी तक दुनिया के इतिहास में सबसे ज़्यादा घातक भूकंप सिद्ध हुए हैं। और निश्चित रूप से इन्होंने ढेर सारी प्राकृतिक आपदाओं को जन्म दिया है, न केवल लोगों को सचेत किया है कि प्राकृतिक आपदाओं पे किसी का वश नहीं है। यदि प्रभु ने चाहा या नेचर ने चाहा तो वो अपने असंतुलन का बदला किसी न किसी रूप में लेगी और लेती चली आ रही है। तो इससे हमें सजग रहना होगा, सावधान रहना होगा, और कहीं न कहीं से कोशिश करनी होगी कि प्रकृति का दोहन उतना ही करें जितना आपके लिए ज़रूरी है। लालच में आके या अपने फ़ायदे के लिए अधिक दोहन जो है निश्चित रूप से इस तरह की आपदाओं को हमेशा जन्म देता रहेगा।